आज हम भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह जो टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट से लिया गया है और इसमें भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा देश है, तो इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत विशाल होगी एवं इसका क्षेत्रफल भी लगभग 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 121.08 करोड़ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। यह इसकी विशालता का परिचायक है। इस चीज़ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कितना बड़ा विस्तृत या विशाल देश है। अब देखो अगला बिंदु है अर्ध विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी किंतु विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक पिछड़ापन एवं दरिद्रता है, पूंजी निर्माण की गति धीमी है, व्यापक बेरोजगारी है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है और जनसंख्या का अत्यधिक भार और भुखमरी आदि जैसी समस्याएं हैं जो योजनाबद्ध विकास द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था अब निरंतर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रही है। औद्योगिकरण, कृषि विकास, परिवहन, संचार विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ऐसे ही दूसरा है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। लगभग भारत की 69% जनसंख्या रोजगार के लिए या जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है और जिसमें कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, रोजगार का आधार, जीवन यापन का प्रमुख साधन ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आपूर्ति कृषि से ही होती है। और उद्योगों के लिए जैसे कच्चा माल जैसे माल, गन्ना, कपास, पटसन, तिलहन, खाद्यान्न वगैरह सब कृषि से प्राप्त होते हैं। और आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में ही आंतरिक और जो विदेशी व्यापार होता है उसमें भी कृषि जन्य जो पदार्थ है, कृषि से उत्पन्न जो पदार्थ है उनकी ही प्रधानता है। चौथा औद्योगिक पिछड़ापन एवं संतुलित विकास। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में काफ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक पिछड़ापन पाया जाता है। उद्योगों से राष्ट्रीय आय में 36% भाग या 26% भाग प्राप्त होता है। उनमें कार्यशील जनसंख्या के लगभग 15% लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत लोहा इस्पात, मशीन निर्माण, भारी रसायन एवं विद्युत आदि उद्योगों का विकास हुआ है, फिर भी वह नगण्य है। औद्योगिकरण में काफ़ी क्षेत्रीय विषमताएं हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, वही दूसरी ओर आसाम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान काफ़ी पिछड़े हुए हैं औद्योगिक दृष्टि से। इस प्रकार भारत में काफ़ी असंतुलित विकास पाया जाता है। पाँचों जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में विश्व की 17.2% जनसंख्या निवास करती है और किंतु इसका जो क्षेत्रफल है विश्व का 2.4% ही है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर है, वो 1.75 प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती है। छठा इसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वो विशेषता क्या है या आर्थिक पर्यावरण की विशेषता क्या है? व्यापक बेकारी एवं अर्ध बेकारी। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेकारी एवं अर्ध बेकारी का बोलबाला है। धीमे धीमे आर्थिक विकास एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि से बेकारी निरंतर बढ़ती है। शुरू में बेरोजगारी की संख्या 45 लाख थी, वो अब बढ़कर 8 करोड़ होने की संभावना है। 44 करोड़ लोग अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्ध बेकारी, मौसमी बेकारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। अगला है अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति। भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके विभिन्न क्षेत्रों में दोहरे स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। एक और अर्थव्यवस्था का वृहद ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़ा, रूढ़िवादी
अनपढ़ एवं आधुनिक सभ्यता से परे लगता है, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे शहर विकसित, समृद्ध, शिक्षित एवं आधुनिक लगते हैं। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी, खच्चर, ऊँट है तो शहरों में रेल, मोटर और वायुयान तक की सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में क्या दोहरी प्रकृति की है। आठवां, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो आठवां जो है विशेषता है वो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। पर्याप्त आर्थिक विकास के अभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी नीचा है। और 2014 में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $52,947 थी, वहीं जापान में $38,360, चीन में $12,547 थी, वहीं भारत में $5,497 ही थी। नौवां, पूंजी निर्माण की धीमी गति। नौवां क्या है? पूंजी निर्माण की धीमी गति। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक दरिद्रता और निम्न आय के कारण अर्थव्यवस्था में बचतों एवं विनियोग का स्तर नीचा है। जहाँ विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर 40% से 50% है, वहीं भारत में पूंजी निर्माण की दर 35 से 36% है। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यह भी समस्या है भारत के अंदर पाई जाती है। 10वां है निर्धनता का कुचक्र। अर्थव्यवस्था निर्धनता एवं गरीबी के ऐसे कुचक्र में फंसी हुई है, जब तक ये कुचक्र तोड़े नहीं जाते निर्धनता निरंतर बनी रहती है। जहाँ एक और आर्थिक पिछड़ापन के कारण उत्पादन, आय एवं रोजगार, प्रोडक्शन, इनकम एवं एम्प्लॉयमेंट का स्तर नीचे रहेगा, वहीं दूसरी ओर निम्न आय एवं रोजगार के कारण उपभोग, बचत एवं पूंजी निर्माण के स्तर से सर्वाधिक से आर्थिक पिछड़ापन भी रहेगा। तो निर्धनता का जो कुचक्र है वो ऐसे चलता है, निम्न आय होगी तो लोगों का निम्न उपभोग होगा, निम्न उपभोग होगा तो निम्न विनियोग होगा, निम्न पूंजी, और फिर उसके कारण क्या होगा? आर्थिक पिछड़ापन। जबकि विनियोग में पूंजी निर्माण की दृष्टि से निर्धनता का कुचक्र है, निम्न आय होगी, निम्न बचत होगी, निम्न पूंजी निर्माण होगी, निम्न उत्पादकता होगी उसके कारण, और आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार निर्धनता का कुचक्र भी भारतीय आर्थिक व्यवस्था में पाया जाता है। अब है 11वां जो इसका बिंदु है वो आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज का जो है इसकी भी कमी पाई जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की आधुनिक तकनीकी कौशल की बहुत कमी है। अभी भी कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की आधुनिक तकनीकी या उद्योगों में या परिवहन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी को बहुत सीमित क्षेत्र में ही अपनाया गया है, और भारत के आर्थिक विकास में नवीनतम आधुनिक उत्पादन तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है, किंतु पूंजी का अभाव, श्रमिक विरोधी एवं विदेशी विनिमय संकट इसकी मुख्य बाधाएं हैं। अब है अगला आधुनिक तकनीक की कमी। उसके बाद अगला है विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था का अभाव। भारत में सस्ते एवं शीघ्रगामी यातायात एवं संचार साधनों की कमी के कारण देश में आर्थिक विकास, औद्योगिकरण तथा व्यापार में बाधा आती है, और विकसित देशों के मुकाबले हमारी जो यातायात सिस्टम है भारतीय अर्थव्यवस्था की या संचार के जो साधनों का विकास भी बहुत ही निगण्य हुआ है, कम मात्रा में हुआ है। इसका अगला बिंदु है नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड एंड डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक। यह भी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की है, नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां एक और योजनाबद्ध तरीके से विकासशील है, वहीं दूसरी ओर इसमें समाजवाद एवं पूंजीवाद का एक अजीब समन्वय है। बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और उसमें समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों के गुण व अवगुण समाहित है। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ साथ संयुक्त एवं सहकारी क्षेत्र का भी समावेश पाया जाता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील है।
पिछले वर्षों के योजनाबद्ध विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। अगला इसका बिंदु है भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। बिल्कुल, इंडियन इकोनॉमिक एज ए गैम्बलिंग ऑफ मानसून। भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था समृद्ध की समृद्धि बहुत कुछ मानसून पर निर्भर रहती है, क्योंकि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि अनुकूल मौसम से ही संभव होती है। अगर प्रतिकूल मौसम है तो कृषि वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन कम होगा। इसलिए अच्छी फसलों से कृषि में रोजगार और आय बढ़ती है और कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और उनके निर्मित माल की खपत संभव होती है और व्यापार पनपता है। व्यापार एवं संचार साधनों में गति आती है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो 14वीं विशेषता बताई थी हमने, भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। अगला इसका जो बिंदु है वो है संपन्नता में गरीबी। भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के बीच गरीबी के विरोधाभास की विशेषता भी दृष्टिगोचर होती है। जहाँ एक और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक साधनों में संपन्न है, वहीं जनशक्ति विशाल जनशक्ति जो जनसंख्या है उसको विस्तृत उपजाऊ मैदान, विपुल खनिज एवं वन संपदा तथा विविधतापूर्ण जलवायु, वहीं दूसरी ओर इनके पर्याप्त विद्युत के अभाव में भुखमरी, बेकारी एवं गरीबी का साम्राज्य है। निर्धनता के इस कुचक्र के कारण ही धनी देश की निर्धन जनता, अथवा भारत एक धनी देश है और जहाँ निर्धन लोग बसते हैं, जैसे कथा चरितार्थ होते हैं। अगला जो इसका बिंदु है बाजार की अपूर्णता। भारतीय अर्थव्यवस्था भी अर्धविकसित देशों की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अर्धविकसित देशों की तरह बाजार की अपूर्णता पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में जहाँ एक और साधनों में गतिशीलता है एवं लोच का अभाव है, वहीं दूसरी ओर विशिष्टीकरण का अभाव या अपर्याप्त मांग या संकुचित बाजार या कठोर आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा तथा बाजार के ज्ञान का अभाव है। 17वां इनका बिंदु है परंपरागत रूढ़िवादी समाज, ट्रेडिशनल बैकवर्ड सोसाइटी। इसके अंतर्गत क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी एवं भाग्यवादी सामाजिक ढांचे में ढली हुई, जिसमें अनेक कुरीतियाँ, मृत्युभोज, बाल विवाह, फिजूल खर्ची, संयुक्त परिवार प्रथा, पर्दा प्रथा आदि व्याप्त है। प्रगतिशील दृष्टिकोण के अभाव में विकास के प्रति रुचि नगण्य है। अब यद्यपि धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार से सामाजिक एवं राजनीतिक चेतनाएं जागरूक हुई है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में चेतना की कमी है। 18वां इसका जो बिंदु है वो आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्धि, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक अनइक्वालिटी। भारतीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति एवं आय की असमानता निरंतर बढ़ रही है। गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है और धनी अधिक धनी बनता जा रहा है। तो आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्धि भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, जो कि 9वीं मुद्रास्फीति एवं बढ़ते मूल्य। भारत में योजनाबद्ध विकास के साथ साथ स्फीति का प्रभाव बढ़ा है और मूल्यों में निरंतर वृद्धि हुई है और विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर हीनार्थ प्रबंधन, सुरक्षा पर बढ़ता व्यय और मांग के मुकाबले पूर्ति की धीमी गति के कारण भारत में पिछले 30 वर्षों में मूल्यों में लगभग 5-6 गुना वृद्धि हुई है। बिल्कुल, क्षेत्रीय विषमताएं भी भारत की अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। विषमताएं इसके अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय विषमता घटने के स्थान पर बढ़ी है। जहां एक और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में आर्थिक समृद्धि तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर असम, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा जैसे राज्यों में विकसित क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी पिछड़ापन पाया जाता है और काफ़ी पिछड़े हुए, क्योंकि सरकार ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे जो बिंदु है वो असंतुलित विदेशी व्यापार। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारत का विदेशी व्यापार प्राय घाटे में ही रहता है। बिल्कुल, अगला जो बिंदु है इसका निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनता का जीवन स्तर विकसित देशों के मुकाबले में काफ़ी नीचे है और देश की 21.9% जनता
निर्धनता के न्यूनतम स्तर से भी नीचे है और उन जीवन की सुविधा तो क्या भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। बिल्कुल, काफ़ी भारत में काफ़ी लोग हैं जिनको एक टाइम के खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती। अगला 23वां है जो बिंदु है, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ती अर्थव्यवस्था। 1991 से ही भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की ओर अग्रसर है और विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत अपनी आर्थिक नीतियाँ जैसे कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी निवेश नीति में तदानुकूल परिवर्तन और उदारीकरण की ओर अग्रसर है। इसमें आगे पेटेंट अधिनियम MRTP एक्ट के स्थान पर प्रतियोगिता अधिनियम, फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियम, व्यापार प्रबंधनों में कमी, प्रतिबंधों में कमी, आयातों में छूट, विदेशी निवेश की प्रति उदार दृष्टिकोण, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आर्थिक क्षेत्र में रियायतें, सुधार कार्यक्रम, ये सब इस चीज़ के परिचायक है कि भारत उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर अपने को बढ़ा रहा है। अगला जो 24वां बिंदु है, अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा। 1991 के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, किंतु 1991 से ही देश में उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों के दौर में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण तथा समाजवादी विचारधारा के स्थान पर नई पूंजीवाद का बोलबाला बढ़ता जा रहा। इस प्रकार हमने आज इस लेक्चर के अंतर्गत भारतीय आर्थिक पर्यावरण या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और इसके हमने अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। जैसे कि इसके अलग अलग बिंदु एक बार हम फिर उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पिछड़ापन एवं संतुलित विकास। 5वां जो इसका बिंदु है वो जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। 6वां इसका व्यापक वेगारी एवं अर्धवेगारी। आगे इसका अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति पाई जाती है। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। पूंजी निर्माण की गति धीमी है। निर्धनता का कुचक्र, आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था का भी अभाव पाया जाता है। नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसके अंतर्गत समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों के गुण और अवगुण भारतीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित है। और अगला है इसका बिंदु, भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। बिल्कुल, भारत के जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। 15वां संपन्नता में गरीबी, बाजार की अपूर्णता भी पाई जाती है। परंपरागत रूढ़िवादी समाज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्धि, यह भी समस्या है। गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं। इस तरह की समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। स्फीति एवं बढ़ते मूल्य, निरंतर 5-6 सालों में लोगों को महंगाई प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय विषमता भी विद्यमान है और असंतुलित विदेशी व्यापार भी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्योंकि हमेशा घाटे का व्यापारी। निम्न जीवन स्तर भी पाया जाता है। 23वां आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ती अर्थव्यवस्था। इस तरह की समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था को फेस करनी पड़ती है। ये उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर भी कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन उससे क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए भी संघर्ष कर रही थी। फिर हमने अन्य देशों के साथ व्यापार से ये आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ये एक महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान जो केंद्र सरकार है, इसके द्वारा भी इस निजीकरण की ओर काफ़ी कदम बढ़ा है। इस प्रकार हमने ये देखा है कि जो भारतीय आर्थिक पर्यावरण या जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी जो विशेषता है, उन्हें अनेक बिंदुओं के माध्यम से समझा। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत एक संपन्न और धनी राष्ट्र वो किस प्रकार है, उसके बारे में भी हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।